हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी वाले सभी एस्पिरेंट, आज यूनिट 1 जो है उसके हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे। पिछले वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं पैटर्न पे आधारित हम कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, और जो आए हैं वो क्वेश्चंस भी हम इस सेशन के अंदर देखेंगे, ताकि आप लोग कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते ये अनुमान लगा सको कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस दिशा में करना है। हो सकता है कि कुछ बच्चे फैक्ट को रटने पे लगे हुए हों, लेकिन आप ध्यान रख लीजिए एमपीपीएससी का ये एग्जाम है, तो ये पीएससी के एग्जाम के अंतर्गत एक खास बात होती है कि फैक्टों पे उतना ज्यादा फोकस नहीं होता, फोकस होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना एनालिसिस पे, एनालिटिकल आपकी जो सोचने की क्षमता होती है उस पर फोकस होता है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी के सामने हैं। आज आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चे। यूनिट 1 है। यूनिट 1 मैंने आपको बैच में जो भी बच्चे संसारम एप्लीकेशन पर साइंटिफिक ऑफिसर के बैच में जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। अब इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आज एक सेशन है, इसमें करेंगे। सेशन हमारे आगे बहुत सारे लगेंगे एमसीक्यू के, लेकिन अभी हम जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट करते जा रहे हैं तो एक एक सेशन हमारा साथ साथ भी चलेगा। फिर एग्जाम से पहले तो आप सभी जानते हैं कि अच्छे खासे सेशन हमारे लगने हैं। ओके सर, आ जाओ भाई। ये है आपका, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है, यानी आपको अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन के बजाय जो करो उसको समझ के करना है। बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठ जाओ, ये भूल जाओ कि टाइम का कोई बाउंडेशन है, क्योंकि एक बार तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर के चीजों को सोल्व कर पाओगे। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ूंगा और पढ़ के बताऊंगा। देखो भाई, एक कोई फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट है, फोरेंसिक बायो का जानकार कोई व्यक्ति है ना, फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट या जीव विज्ञानी है, उसको है ना एक दशक पुराना, दशक मतलब क्या होता है, देखो लिखा भी यहां पर डेकेड, डेकेड ओल्ड, यानी दशक यानी 10 साल, लगभग 10 साल पुराना हत्या के मामले में जो बरामद हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, क्या जो बायोलॉजिकल उसको सैंपल्स प्राप्त हुए हैं या ट्रेस प्राप्त हुए हैं, जो सबूत प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच करने के लिए कहा गया। प्रयोगशाला में जांच के दौरान यह पता चलता है कि जो प्रस्तुत करने से पहले साक्ष्य को अनुचित तरीके से संग्रहित किया गया है, मतलब कि जो जिस व्यक्ति को जांच पड़ताल करनी है उन साक्ष्य, उन सबूत की, उन ट्रेसेस की, उन एविडेंस की, तो ऐसा पता लगा जांच में कि इन साक्ष्यों के साथ में, इन साक्ष्यों को जब इकट्ठा किया जा रहा था ना, तो सही तरीका नहीं अपनाया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, गलत तरीके से इन साक्ष्यों को जुटाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो डीएनए है उसका अत्यधिक जो हिस्सा है वो नष्ट हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है डीएनए, मतलब उसको अच्छी तरह से नहीं संभाला गया या उसको अच्छी तरह से नहीं कलेक्शन किया गया, अधिकतर हिस्सा डैमेज हो गया। इस चूक, इस भूल, इस गलती से मुख्य रूप से किस फोरेंसिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है? लो भाई, ये आते हैं क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल या सिद्धांत, देखो कितने सारे सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, कितने सारे ऑब्जेक्टिव बताए थे, कितने सारे रूल्स बताए थे मैंने, कि जब भी कोई फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट अपना काम करता है तो फॉलो करता है। भाई 4 ऑप्शन आपके पास में है। प्रिंसिपल ऑफ आपका इंडिविजुअलिटी, आपका व्यक्तिकता का सिद्धांत, अब ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पूरी यूनिट हमने पढ़ी है तो आपको पढ़ा चुका हूं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। देखो भाई, यहां पर क्या हुआ, साक्ष्यों को जो अनुचित तरीके से इकट्ठा किया गया और उनका प्रिजर्व नहीं कर पाए, अच्छी तरह से उनको सुरक्षित रूप में स्टोर नहीं कर पाए, तो कौन सा प्रिंसिपल गया है? ये बी वाला आंसर आ जाएगा, प्रिवेजर ऑफ आपका प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, ये वाला प्रिंसिपल का उल्लंघन हुआ है, यही आपका सही आंसर होगा। ये पूरी की पूरी मेरे भाई, ये लो, ये पूरी एक्सप्लेनेशन, जैसे आप लोग बुक के अंदर एक्सपेक्टेशन करते हो ना कि सर बुक के अंदर एक्सपेक्टेशन करते हो कि आपको पढ़ने को मिले पूरा आंसर, जो क्वेश्चन एमसीक्यू के पीछे का जो पूरा कंसेप्ट है वो भी, ये लो भाई, मैंने दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी के लिए बनाया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस की, ऐसे ही क्वेश्चंस की अगर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की आपको बुक चाहिए हो, बुक ऐसी होगी, लगभग 500 से 600 पेज की बुक होगी, मतलब उसमें यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर जो टॉपिक है टॉपिक वाइज, पूरी यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू बना रखे हैं मैंने, एमसीक्यू पीवाईक्यू बना रखे हैं इस बुक के अंदर। 500-600 पेज की बुक है, तो ये भी आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हो बच्चा। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर सकते हो, और अभी मंगवा लो।
साथ साथ में सिलेबस चल रहा है इधर से, वहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चलो, अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। लास्ट टाइम पे देखो इतने सारे क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि बुक बड़ी है, ऐसे ग्रंथ टाइप की बुक है, इतनी मोटी बुक आपको देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ रखी नहीं, मैं दिखा देता आपको, तो आसानी से आप कर सकते हो वहां से। और बैच में भी प्रिपरेशन करनी है वो भी आप एप्लीकेशन से ही कर सकते हो। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए यहां पर अगर एक भी स्टेटमेंट हमने गलती कर देना तो आंसर को पहचानने में गलती हो जाएगी। देखो सारे ऑप्शन 1 2 3 4, 1 4 2 3 1 2 4, हर पॉसिबिलिटी दे रखी है। अब हमें हर स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि यहां पर हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो भाई, जो फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट हैं, फोरेंसिक बायोलॉजी है जीव विज्ञान, उसके दायरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। फोरेंसिक बायोलॉजी का जो क्षेत्र है, मतलब जिस चीज की उसमें स्टडी की जाती है या एनालिसिस किया जाता है या जहां पर उसका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में मेरे भाई इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताइए आप लोग। पढ़े स्टेटमेंट। इसने कहा इट इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स रिकवर्ड फ्रॉम क्राइम सीन। जो आपकी क्राइम सीन से जो भी हमें जैविक सामग्रियां मिली हैं उनकी पहचान करते हैं हम, किस में, फोरेंसिक बायोलॉजी में। दूसरा है इट इंक्लूड्स वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूजिंग बायोलॉजिकल एविडेंस। यह जैविक साक्ष्यों का उपयोग करके वन्य जीव अपराध जांच को शामिल करता है। ओके। तीसरा है इट एक्सक्लूड माइक्रोबियल एविडेंस ड्यू टू टेक्सोनोमिक एम्बिग्यूटी। वर्गीकरण संबंधी अस्पष्टता के कारण यह सूक्ष्म जैविक साक्ष्यों को बाहर रखता है, मतलब सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो हमें एविडेंस मिलते हैं उनकी स्टडी नहीं करता। फिर है इट कंट्रीब्यूट्स टू डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो उसमें लोग मर जाए तो उनकी पहचान में भी योगदान देता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, जिसने यूनिट पढ़ी है तो मेरे भाई कितनी बार मैंने आपको माइक्रोब्स 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 कितनी बार चिल्लाया था, कितनी बार आइडेंटिफिकेशन में यूज बताया था। इसका मतलब है सर तीसरे वाला गलत बोल रखा है, 1 2 और 4 ये तीनों सही है, क्योंकि माइक्रोब्स का यूज तो बहुत जरूरी होता है भाई। ये जो आपका आपका ये जो पोस्टमार्टम के बाद में डेथ हुई, कितना टाइम हो गया, उन सारी चीजों को एनालाइज करने में, या फिर क्राइम की जो साइट है, क्राइम की साइट का एनालाइज करने में माइक्रोब्स का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको 2 बार पढ़ाया था जब आपको मैंने बैच के अंदर यूनिट करवाई थी। अब देखो क्वेश्चंस मैंने कहा ना, आप लोग एक्सपेक्टेशन देखो, जब हम फोरेंसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तो फोरेंसिक बायोलॉजी में जनरल बायोलॉजी का यूज होता है और कई बार जनरल बायोलॉजी की टर्म्स आ जाती हैं। अब भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप जनरल बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो यहाँ पे फोरेंसिक वाले बैच में, क्योंकि फिर तो आपको 2 साल चाहिए भाई। हाँ, लेकिन आप सभी जानते हो कि एप्लीकेशन में जो बैच चल रहा है उसके अंदर जहां मुझे लगता है कि फोरेंसिक बायोलॉजी का कंसेप्ट अच्छे समझने के लिए आपको जनरल बायोलॉजी भी चाहिए, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जनरल बायोलॉजी के लेक्चर भी 30 40 आपको हर यूनिट में साथ में अवेलेबल करवा देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम से सब कुछ समेटने की कोशिश करोगे देखो कुछ नहीं होएगा, लेकिन पेशेंस के साथ करोगे सब कुछ आपके पास में होएगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गई। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़िएगा, मैंने आप सभी को बता दिया है, दैट्स इट। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अब देखो रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, असर्शन है सबसे पहले, ये को स्टेटमेंट है, फोरेंसिक बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इसने कहा फोरेंसिक बायोलॉजी जो है ना वो आपका अंत विषय विज्ञान माना जाता है। अंत विषय विज्ञान का मतलब कि जो कई सारे जो हमारे साइंस की ब्रांच है ना, कई सारे साइंस के सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट के कुछ कुछ हिस्से लेकर के उनको मिला करके ये हमारा सब्जेक्ट बना है। या फिर फोरेंसिक बायोलॉजी में हमारी साइंस के कई सब्जेक्ट हैं जिनका यूटिलाइज होता है फोरेंसिक बायोलॉजी के जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने में, डीएनए आइडेंटिफिकेशन करने में। कहने की बात है ये सब्जेक्ट जो बना है ना ये बाकी सब्जेक्टों का भी यूज होता है इसकी पढ़ाई में, यानी हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये इसने असर्शन कर दिया, दावा कर दिया। अब बोला रीजन बताओ, रीजन दिया इसने, रीजन क्या दिया, यह साक्ष्य मूल्यांकन, यानी कहने की बात है एविडेंस का जो इवेल्युएशन किया जाता है ना, एविडेंस का जो हमारे द्वारा जांच पड़ताल की जाती है उसके दौरान मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और ये ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इन सभी को एक साथ यूज करता है। तो बात तो वही है, इसने कहा इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कई सब्जेक्टों को एक साथ, यहां भी लिखा हुआ है कि सर कई सब्जेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है,
दोनों दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, और जो आर है रीजन है वो एक ही सही व्याख्या करता है। यही हुआ ना रीजन। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ना हो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में, तुम्हें और अच्छा लगे तो भाई ये पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। फिर देखो भाई, अब क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं भाई, अब बनते हैं सर कॉम्प्लेक्स केस स्टडी टाइप के, थोड़े से जटिल प्रकार की केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब एक बार इनको देख लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, अ डिकम्पोज्ड बॉडी, कोई बॉडी है जो डिकम्पोज हो चुकी है, मतलब विघटित हो चुकी है, उसको सूक्ष्म जीवों ने तोड़ दिया है, इज रिकवर्ड फ्रॉम अ फॉरेस्ट आफ्टर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद में किसी फॉरेस्ट से हमें उस डेड बॉडी को प्राप्त किया जो कि डिकम्पोज हो चुकी है। इन एडिशन टू डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइल के अलावा इन्वेस्टिगेटर request an estimation of the post-mortem interval using insect succession and microbial community analysis। तो डीएनए प्रोफाइलिंग के अलावा जो जांच करता है उन्होंने कीट उत्तराधिकार और सूक्ष्म जैविक समुदाय विश्लेषण का उपयोग करके मृत्यु के बाद अंतराल के अनुमान का अनुरोध करते हैं। ठीक है, ओके सर। इन अवलोकनों को हम एकीकृत करने के लिए फोरेंसिक जीव विज्ञान की कौन सी शाखा सीधे तौर पर सबसे अधिक जिम्मेदार है। कुछ हफ्तों के बाद एक डेड बॉडी को किसी फॉरेस्ट से लिया गया और डीएनए प्रोफाइल के अलावा जो इंसेक्ट के आधार पे हम पोस्टमार्टम के बाद का समय पता करते हैं ना, एक तो इंसेक्ट सक्सेशन के आधार पे करते हैं, एक इंसेक्ट की कम्युनिटी के आधार पे करते हैं। दोनों बातें जानते हो ना। सक्सेशन मतलब जो इंसेक्ट डेड बॉडी पे जो माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स कहां तक, किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, अपने लार्वा स्टेज में, मतलब आरंभिक जीवन के आरंभिक स्टेज में है या अडल्ट स्टेज में है, उन्होंने अंडे दे दिए हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं, और कौन कौन से माइक्रोब वहां पे पनप चुके हैं बॉडी के ऊपर। एक तो ये तरीका होता है, उसके हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा कम्युनिटी बना लेते हैं इंसेक्ट अलग अलग प्रकार की। तो अब ये आप पढ़ चुके हो बैच के अंदर पूरा, तो इनसे अनुमान लगाने का अनुरोध करते हैं। तो बताइए हमारी जो फोरेंसिक जीव विज्ञान है, फोरेंसिक बायोलॉजी, इसकी कौन सी ब्रांच है जो ये काम करके दिखा सकती है आपको। आप कहोगे सर जहां पर बात आती है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, सॉरी जहां पर बात आती है माइक्रोब्स की, तो सर कहीं ना कहीं चार ऑप्शन में से देखो सर, कोई ना कोई आपको मिलेगा जहां पे माइक्रोब्स का जिक्र होगा, और मुझे दिख रहा है ये सी वाले ऑप्शन में, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी एंड फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। ये हमारी फोरेंसिक बायोलॉजी की जो ब्रांच है, इसका हम यूज करके, इसकी पढ़ाई करके इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ भाई। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को क्या करें, इस पे आ जाओ। ठीक है, गायत्री वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सो पांचवें क्वेश्चन ने आपको कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्टिंग्विशेस फोरेंसिक बायोलॉजी फ्रॉम क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अच्छा, ये क्वेश्चन समझाने से पहले एक बात बता दूं, ये अभी जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यूनिट 1 जो है ना आपकी, यूनिट 1 का जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए है ना, ये उसके क्वेश्चंस हैं केवल आज वाली क्लास में। ध्यान रखिएगा इस बात को, यूनिट 1 का जो बेटा पार्ट ए है ना, आज वाले क्वेश्चंस केवल उसके हैं, जो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ऐसे ऐसे यूनिट 1 में पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है, पार्ट डी भी है, पार्ट ई भी है। अप्रोक्सीमेटली 5 पार्ट आपको पहले यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे। सबके अलग अलग होंगे, करते रहेंगे हम लोग, जब हमारा मन करेगा एमसीक्यू तो चलते रहेंगे मेरे भाई। कुल मिलाकर के 5 यूनिट में आपके लगभग 30 से ज्यादा पार्ट हैं, तो एमसीक्यू सेशन भी हमारे 30 तो होंगे ही होंगे। 30 एमसीक्यू सेशन तो हमारे ऐप पे ही होंगे, जिसमें जिस बैच के अंदर आप जुड़े हुए हो। उसके बाद फिर यूट्यूब पे तो फिर एग्जाम के पास में चलने ही चलने हैं हमारे, है ना। ठीक है ना, लेकिन आप करते रहें, बस सोचे ज्यादा ना। बहुत सारे बच्चे क्या एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि पता नहीं कब क्या होगा, कैसे करेंगे। भाई तुम करो तो, अपनी मेहनत तो करो। अब तो बुक भी आ गई है, बुक भी लॉन्च हो गई है, अब तो तुम्हारे पास काम है, दिन में तुम 4 घंटे पढ़ोगे तो तुमसे खत्म नहीं होगी। ओके सर, तो यहां बोला कि भी जो विज्ञान है, विज्ञान को हम लोग नैदानिक प्रयोगशाला निदान से सबसे बेहतर तरीके से अलग नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फोरेंसिक जीव विज्ञान को नैदानिक प्रयोगशाला निदान से सबसे बेहतर तरीके से अलग करता है। भाई दो बातें हैं, बोला भाई एक तो देखो आपका है ना ये फोरेंसिक बायोलॉजी है, और एक है आपका क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस।
क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस मतलब निदान यानी पता करना बीमारी का, रोग से बचाना। तो ये दोनों जो ब्रांच है, दोनों जो स्टडी के क्षेत्र हैं, कैसे डिफरेंट है भाई? क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस है और आपका फोरेंसिक बायोलॉजी है, ये दोनों ही जो विषय हैं, तो दोनों विषय कैसे अलग है? क्लिनिकल लेबोरेटरी एक्सक्लूसिवली एनालाइज लिविंग टिश्यू। इसने कहा भाई जो नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं ना, वो विशेष रूप से क्या करती हैं? जीवित ऊतकों का विश्लेषण करती हैं। फोरेंसिक बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, वो कानूनी जांच के तहत साक्ष्य संबंधी व्याख्या पर जोर देता है। नैदानिक प्रयोगशाला डीएनए विश्लेषण करती है, जबकि फोरेंसिक प्रयोगशालाएं नहीं करती हैं। नैदानिक प्रयोगशालाएं कभी भी मोलिकुलर जो बायोलॉजिकल टेक्निक का उपयोग नहीं करती। देखो भाई, सीधा सा आंसर तो आपका रहेगा सर कि जो हमारी फोरेंसिक बायोलॉजी है ना, फोरेंसिक बायोलॉजी के अंतर्गत मोस्टली जो काम किया जाता है ना, वो कानूनी जांच से संबंधित व्याख्या किया जाता है सबूतों का। देखो काम तो लगभग दोनों का वही है कि भाई अपनी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के चीजों की जांच करना, डीएनए की जांच करना। लेकिन एक तो होता है डीएनए की जांच हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए करना, एक होता है डीएनए की जांच किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए होना, कानूनी तहत होना। तो फोरेंसिक बायोलॉजी जो है ना, वो हमारी क्या करती है? वो कानूनी जांच के तहत जो एविडेंस मिले हैं ना, उनकी व्याख्या पे जोर देता है, ये बात है। बाकी इसी चीज को और 5-7 लाइन में मैंने आपके लिए बनाया है, आराम से पढ़िएगा, तुम्हारा काम है, पढ़ोगे दिमाग के अंदर चीजें सेटल होंगी। छठा क्वेश्चन है मेरे भाई, छठा क्वेश्चन है, इसने कहा कि भाई एक कहीं पे सस्पेक्ट था, कोई शक था, हमें किसी शक था, किसी संदिग्ध था, किसी व्यक्ति पे सस्पेक्ट था, उससे बरामद क्या किया गया, उससे क्या प्राप्त हुआ? खून से सनी हुई एक शर्ट को बिना उचित दस्तावेजीकरण के फोरेंसिक प्रयोगशाला में ले जाया गया। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं किया और फोरेंसिक बायो लेबोरेटरी में ले गए हम। समझ गए बात को? ओके सर। अब इसका पूरा मतलब क्या समझना? यद्यपि डीएनए प्रोफाइलिंग से पीड़ित का निर्णायक रूप से मिलान हो गया, फिर भी अदालत ने साक्ष्य को खारिज कर दिया। किस प्रक्रियात्मक कमी के कारण इसके अस्वीकार होने की सबसे अधिक संभावना है? भाई किसी पे शक था, उसके पास से खून से लदी हुई शर्ट ली और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, कोई उसके लिए लीगल हमने अपना दस्तावेज हमने नहीं बनाया, और उसको हम ले जाकर के बोल दिया भाई हाँ मैच हो गया, ये यही व्यक्ति ने क्राइम किया है, इसी व्यक्ति ने क्राइम किया जिसकी हम ये शर्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, प्रोफाइल से मैच कर दिया, लेकिन अदालत ने कहा भाई नहीं मान्य होगा ये। अदालत ने कहा नहीं मान्य होगा। किस आधार पर अदालत ने ऐसा कहा? ये देखो, अब्सेंस ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। भाई पीसीआर एम्प्लीफिकेशन का मेथड हमारा नहीं लग पाया। इम्प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी, हिरासत की श्रृंखला का अनुचित होना। अब्सेंस ऑफ एसटीआर, एसटीआर लोकाई का अनुपस्थित होना। ये एसटीआर वगैरह क्या होते हैं समझ चुके, डीएनए के हिस्से होते हैं। फेलर टू एस्टिमेट ब्लड ग्रुप, रक्त समूह का अनुमान लगने में विफलता। देखो भाई, जब ब्लड के स्टेन मिले हैं तो ब्लड ग्रुप चेक करना, एसटीआर लोकाई डीएनए में होता है, पीसीआर भी डीएनए के साथ करते हैं। डीएनए मिल गया तो ये तो सारे काम हो ही जाएंगे। लेकिन क्या है, एक होता है श्रृंखला का, जो हिरासत की श्रृंखला नहीं, चेन ऑफ कस्टडी, मतलब जो क्राइम साइट से आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, क्राइम साइट से आपको जो भी कुछ मिलेगा उसकी एक सीक्वेंस होती है। हर एविडेंस को कलेक्ट करके किस प्रोसेस के द्वारा, किस सीक्वेंस में कहां कहां डॉक्यूमेंटेशन करना है, कहां पहुंचाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करने के बाद जो आपके डीएनए के सैंपल उनको सुरक्षित रखना है, उनको लीक होने से बचाना है, ये सारे पूरी चेन होती है प्रॉपर। तो अब इसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो मेरे भाई यही है आपका, इसी के कारण कहा भाई तुमने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसको हम कैसे विश्वसनीय माने? हमें क्या पता, तुम डॉक्यूमेंटेशन किया ही नहीं कि तुम उस व्यक्ति की शर्ट है वो लेकर के आए हो, तुम क्या पता किसकी उठा करके इसका नाम लगा रहे हो। तो अदालत उसको क्या कर देगी, बाहर कर देगी। ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बाकी आप पढ़ लेना। ये चेन ऑफ कस्टडी में आपको पूरा कंसेप्ट करवाया था, आपको याद भी होगा। Which of the following is not considered a primary objective of forensic biological investigation? Forensic biological investigation जो हम करते हैं, जो जांच करते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? बायोलॉजिकल एविडेंस की पहचान करना, व्यक्तियों और अपराध स्थलों के बीच संबंध स्थापित करना, आपराधिक दायित्व का निर्धारण, या प्रजातियों की पहचान। तो प्राइमरी उद्देश्य क्या नहीं मेरे भाई? आपराधिक दायित्व का निर्धारण, मतलब
फोरेंसिक जीव विज्ञान का मुख्य वैज्ञानिक कार्य अपराध स्थल से प्राप्त जैविक साक्ष्यों से की पहचान करना, यह निर्धारित करना कि जो एविडेंस मिले वो किस प्रजाति का है, मानव का है, पशु का है, तथा डीएनए विश्लेषण के माध्यम से जो सस्पेक्ट हैं, जो पीड़ित हैं, जो अपराध स्थल है उसके बीच में संबंध बनाना। हालांकि यह निर्धारित करना कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपराधी है या नहीं अथवा उसका आपराधिक दायित्व क्या है, फोरेंसिक जैव विज्ञान कार्य नहीं है। ये कार्य तो किसका है? ये तो जज का कार्य होता है कि भाई कौन अपराधी का क्या दायित्व था, उसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सही है कि गलत है, ये कौन करेगा? ये कोर्ट तय करेगी। तो सी वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट। एक फोरेंसिक जीव विज्ञानी की नैतिक जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, देखो भाई नैतिक जिम्मेदारियों के संबंध में अपने को विचार करना है। भाई नैतिक जिम्मेदारियां जो है ना, नैतिक जिम्मेदारियां अब क्या है? अच्छा, एथिकल एथिक्स इन फोरेंसिक बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था मैंने एक आपको, अब उसी से जोड़ के आपको इसके ऊपर विचार करना है। साइंटिफिक न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, जांच के दबाव की परवाह किए बिना वैज्ञानिक तटस्थता बनाए रखी जानी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सजा सुनिश्चित हो जाती है तो प्रतिकूल प्रयोगशाला अवलोकनों को चुनिंदा रूप से छोड़ना स्वीकार्य है। इट इज एक्सेप्टेबल टू सेलेक्टिवली ओमिट अनफेवरेबल लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस इफ दे एंश्योर कन्विक्शन। दस्तावेजीकरण पूरा और पुनरुत्पादनीय होना चाहिए। उसके बाद प्रयोगशाला के निष्कर्ष अभियोजन की अपेक्षाओं से स्वतंत्र रहने चाहिए। मतलब कौन क्या चाह रहा है उससे मतलब नहीं है, प्रयोगशाला का जो निष्कर्ष आएगा वो तटस्थ होकर आपको प्रदर्शित करना है, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और दोबारा से अगर उसको देखना पड़े तो दोबारा से भी देख सकते होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें से क्या है भाई, करेक्ट कौन सा है ये पूछा है ना? हाँ, करेक्ट कौन सा है, इनमें से कौन सी बात सही है? अब आप देखोगे सर जितनी बातें मैंने आप सभी को बताई है ना, इनमें से मुझे केवल एक सेकंड नंबर वाली बात जो है उस पर सस्पेंस हो रहा है। सेकंड नंबर वाली बात मैंने क्या बताई आपको? मैंने कहा कि सजा सुनिश्चित हो जाती है तो प्रतिकूल प्रयोगशाला अवलोकनों को चुनिंदा रूप से छोड़ना स्वीकार। भाई सजा सुनिश्चित हो जाए ना, सजा मान लो किसी ने किसी को क्राइम के लिए सजा होगी एक बार वहां पे, लेकिन तुम लेबोरेटरी में हो और लेबोरेटरी के अंदर तुम जो अपना अभी एनालिसिस कर रहे हो, मान लो कि वो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल भी है, कठिन भी है, परिस्थितियां विपरीत भी हो जाए, तो भी आपको जो ऑब्जर्वेशन उसको छोड़ना नहीं है। आपको अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस उस पॉइंट तक क्लियर करना है, उस पॉइंट तक करना है कि हो सकता है कि आपके डिसीजन से उसकी सजा भी बदल जाए व्यक्ति की, हो सकता है कि जिसके ऊपर जुर्म करने का आरोप था वो बरी हो जाए, तो आपको छोड़ना सही नहीं है। यही बात है मेरे भाई, आंसर आपका सेकंड वाला आपका गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ए म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि दो वस्तुओं के बीच हर संपर्क के परिणाम स्वरूप सामग्री का पारस्परिक हस्तांतरण होता है? मतलब इसने ये कहा, हमारी फोरेंसिक बायोलॉजी एक बड़ा प्रिंसिपल उस पर काम करती है। वो क्या कहती है कि जहां कुछ हुआ है ना वहां एविडेंस भी पक्का मिलेगा। मतलब हर चीज अपने पीछे एविडेंस छोड़ती है, कोई कुछ ना कुछ तो वहां मिलेगा ही मिलेगा, ये प्रिंसिपल है कहते हैं ना। तो अब ये जो आपका प्रिंसिपल, इसको क्या बोला जाता है? क्या व्यक्तिकता का सिद्धांत, विनिमय का, तुलना का, या संभावना का? तो ऑब्वियस ही बात है अल्लाह जो आपका है विनिमय यानी एक्सचेंज, कि भाई जहां आप जाओगे वहां आपके और आपके एनवायरनमेंट के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज पक्का होगा। यही प्रिंसिपल है। कई तरह से बोल सकते हैं इसको कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव अ ट्रेस, हमारे साइंटिफिक भाषा में ऐसे बोला जाता है इसको। अब ये मैच करने हैं भाई, ये मैच करने वाला काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, आंसर लिखे हैं मत देखना, ये तुम एक बार करना भाई इसको, ठीक है? एक बार आप लोग करेंगे, ये एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं, आंसर इसका आगे ही है, तो एक बार करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छी प्रकार से इसको बता पाओगे। कर लोगे ना, ये आगे आंसर भी लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए छोड़ता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। तो भाई ये सेशन था हमारा आज का एमसीक्यू का। ये यूनिट 1 जो है ना, यूनिट 1 के अंदर ये पार्ट 1 था जिसके एमसीक्यू हमने किए। आगे की जो क्लास होंगे उनके अंदर हम अगले पार्ट्स को भी करेंगे। आराम से बैच हमारा चलता रहेगा, पेशेंस से करते रहो प्रिपरेशन। बुक सारे बच्चे ऑर्डर अपने घर पे करके मंगवा लो ताकि आप लोग आसानी से काम करते रहें, ठीक है भाई?
चलिए बच्चे, मिलते हैं दोबारा फिर अगले सेशन में। जय हिंद में।